नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्या करेंगे, 10th क्लास का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, पूरा बेसिक से लेकर एंड तक जो आप क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। एक क्लास हमारी चल रही है, उसमें हम जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 29 तारीख को, 30 जून को एग्ज़ाम होगा, उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ा रहे हैं, और इस क्लास में हम पढ़ाएंगे वो सारा पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब हम गणित पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ध्यान होना चाहिए कि गणित है वो संख्याओं पर आधारित होता है, तो हमें पहले ध्यान होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती है और संख्याओं का विभाजन किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि संख्याएं क्या होती है। संख्याओं को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो संख्या होती है उसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। और 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो संख्या होती है, उसका भाग होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा इसका भाग है उसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक तो क्या होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक मतलब जिन्हें हम क्या करते हैं डेली यूज़ लेते हैं, वो संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। या हम इसकी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो संख्याएं कैसी कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया 5, 10, 20, 15.4, कोई भी संख्या है। देखो 15.4 इसको भी हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। या 0 को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। या कोई नेगेटिव अंक है, जैसे -5, -13, ये सारी संख्याएं कहलाएगी। वो कैसी कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं, क्योंकि इन्हें हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट है वो हमारे पास क्या है? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, मतलब जिसे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा नंबर हो सकता है, उसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये तो ध्यान रखना, इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, और ये काल्पनिक संख्याएं होती है, उससे हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते, संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। तो जब संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं तो हम देखेंगे कैसी संख्याएं होती है, उन्हें काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे। देखो हम जब किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो संख्या अगर पॉजिटिव होती है तो भी उसका वर्ग करते हैं तो हमेशा मान कितना आता है? पॉजिटिव। और संख्या अगर नेगेटिव होती है उसका भी वर्ग करते हैं तो हमारे पास मान आता है, वो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ठीक है, लेकिन जो काल्पनिक संख्याएं होगी उसमें क्या होगा? अगर किसी हम नेगेटिव संख्या का क्या कर देते हैं? वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया -5, ये एक कैसी संख्या है? नेगेटिव। और इसका अगर हम क्या कर देते हैं? अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो ये संख्या होगी वो कैसी होगी? हमेशा काल्पनिक संख्याएं होगी। ठीक है ना, ये कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। इस संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ऐसी संख्या हो ही नहीं सकती। इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि यदि ऐसी संख्या हो जाती तो क्या हो जाता। तो ये इसे हम किस पार्ट में रख देते हैं? काल्पनिक संख्याओं के पार्ट में रख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया -√3, -√1। ठीक है, तो ये संख्याएं होगी वो हमारे पास कैसी कहलाएगी? संख्याएं काल्पनिक संख्याएं। और जिन्हें हम दर्शा सकते हैं वो संख्याएं हमारे पास कैसी कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं। अब हम चेक करते हैं कि वास्तविक संख्या है, इस खुद को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो वास्तविक संख्या होती है उसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ये आप देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पढ़ा होगा आपने, एक तो होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? आपने परिभाषा वगैरह पढ़ी होगी। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है, और Q का मान कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह परिभाषा होती है परिमेय संख्या। क्या? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में
लिखा जा सकता है, ठीक है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। और Q का मान कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर Q का मान 0 हो गया, जैसे ऊपर P का मान तो नॉन जीरो है और Q का मान 0 हो गया, तो 5 बटा, जैसे P का मान मैंने मान लिया 5 है और Q का मान लिया 0 है, तो 5 बटा 0 क्या बन जाएगा, बट्टा में 0 आते ही वो संख्या क्या बन जाएगी, अनंत बन जाएगी, ए निश्चित संख्या बन जाएगी। तो उस वे संख्या हो नहीं सकती है, तो परिमेय संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और उसका मान किसके बराबर, Q का मान होता है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने देख लिया कोई भी संख्या है, जैसे 5, इस 5 को हम क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 बटा 1। तो देखो P का मान हमारे पास कितना हो गया 5 और Q का मान कितना हो गया 1। हमारी शर्त क्या है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 5 बटा 1 में Q का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसी तरह जैसे मैंने लिख दिया 0.2 है, तो इसको देखो 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बट्टा 10, और इसको आगे हल करेंगे कितना हो जाएगा 1 बट्टा 5। तो इसमें भी देखो P बटा Q के रूप में लिख दिया, P का मान कितना 1 और Q का मान कितना है 5, ठीक है। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये 5 है हमारे पास, क्या हो गया नॉन जीरो। तो ये संख्याएं सारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या ध्यान रखना, परिभाषा होती है वो क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का मान कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास कैसी संख्याएं कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब और आगे इसमें देखते हैं, देखो किस तरह विभाजित किया गया है। इसमें हम कंफ्यूजन होते हैं वो दशमलव वाले में होते हैं, ठीक है ना, दशमलव संख्याएं होती है। दशमलव संख्याएं होती है वो कितनी कैसी होती है, एक तो दशमलव संख्या होती है वो शांत दशमलव संख्या होती है। सामान्य संख्या है, कोई पूर्णांक दे रखा होता है तो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे 10 है तो उसको 10 बटा 1 लिख दिया और P का मान 10 हो गया और Q का मान कितना हो गया 1, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब हम दशमलव वाले देख लेते हैं कि कौन कौन सी दशमलव वाली संख्या परिमेय होती है और कौन कौन सी अपरिमेय होती है, ठीक है। तो दशमलव संख्या होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो दशमलव होता है वो क्या होता है, शांत होता है, और एक दशमलव संख्या होती है वो क्या होती है, अशांत होती है, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो शांत दशमलव मतलब क्या होता है, जैसे पॉइंट है या दशमलव आ रखा है, उसके कुछ ही बाद में क्या हो जाता है, वो 10 संख्याएं हो जाती है, वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, शांत दशमलव। नाम से पता चल रहा है शांत है, मतलब क्या होगा, जब भाग देंगे बट्टा वाली संख्या का तो कुछ संख्याओं के बाद में उस दशमलव संख्या भाग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और वो हमारे पास संख्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, शांत दशमलव संख्या। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0.538, यहाँ देखो 3 संख्याओं के बाद में संख्या क्या हो गई, समाप्त हो गई, इससे आगे क्या नहीं चल सकती, संख्या नहीं चल सकती, ठीक है। यहाँ आते ही संख्या क्या हो गई, एंड हो गई, ठीक है। तो ये संख्या होगी, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या ही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि 0.538 है, इसको हम क्या ले सकते हैं, 538 बट्टा 1000 लिख सकते हैं स्वरूप। 3 संख्या बाद पॉइंट दे रखा है तो बट्टा में 0 कितने लगा देंगे, 3। अब देखो P का मान कितना आ गया 538 और Q का मान कितना आ गया 1000, नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास P बटा Q का रूप हो गया, और P बटा Q होते ही हमारे पास संख्या हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या है और उसे दशमलव के बाद में संख्या का जो प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत होता है, तो वो संख्या हमेशा कैसी कहलाएगी, परिमेय संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। वो दशमलव पर संख्या कैसी कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब हम कोई भी कई बार हम ऐसी संख्याएं देखते हैं उसमें क्या होता है, संख्याओं का जो प्रसार होता है वो लगातार क्या होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, कहीं पे भी क्या नहीं होता, एंड नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 5.333, कई बार ऐसी संख्या आती है जहाँ पे 3 की क्या होते जाते हैं, 3 रिपीट ही होता जाता है, ठीक है, लगातार आता ही जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे संख्या आ गई जैसे 5.38716, इस तरह आगे चलती जाएगी, कहीं पे भी उसका क्या नहीं होगा, एंड नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो अशांत दशमलव संख्या होती है इसको भी आप वापस कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। प्रसार के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक तो होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती।
नाम से पता चल रहा है। आवर्ती मतलब पॉइंट के बाद में संख्याओं की क्या होगी, बार बार आवर्ती होगी। और अनावर्ती मतलब पॉइंट के बाद में कभी भी संख्या की क्या नहीं होगी, आवर्ती नहीं होगी। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होना, ठीक है। तो कोई संख्या होती है उनका बार बार रिपीट होता है, जैसे ये हो गया 1.3, इस पर बार लगा दिया मतलब 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह एशांत अनावर्ती संख्या होती है, अनावर्ती संख्या होती है वो क्या होती है, जैसे 5.3, 8, 7, 6 आगे बढ़ती ही जाती है, ठीक है। तो जो कोई संख्या तो होती है उनकी आवर्ती हो जाती है, और वो कोई संख्या होती है वो आवर्ती नहीं होती है। तो जो आवर्ती वाली संख्याएं होगी 1.3 का बार है, ठीक है। तो आवर्ती वाली संख्याएं होती है उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, ये परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में रखा जाता है। ध्यान रखना, शांत में हमने क्या पढ़ा था, शांत होगी वो तो हमेशा क्या होगी, परिमेय होगी। अशांत में जो आवर्ती वाली संख्या होगी वो कैसी होगी, परिमेय संख्या। और अशांत में जो अनावर्ती वाली संख्या होगी वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। इनको कभी भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद में संख्या कब एंड होगी, ठीक है। या हमें दशमलव के बाद में पता है कि 3 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 3 का रिपीट हो रहा है तो उसको किसके रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, (0.33) और यह 3 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। 3 मतलब बार बार आवर्ती हो रही है। तो इसको हम देखो किस तरह परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि 1/3 का मान होगा, 1/3 का मान होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0.333 आते जाएगा। 1 में 3 का भाग देंगे तो जब भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाएंगे फिर क्या होगा 10, और 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3। वापस 1 आएगा, 0 लगाएंगे, वापस कितना आएगा, 3 मतलब 3 का बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट। और रिपीट होने के कारण ये संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो अशांत में ध्यान रखना, अगर जो संख्या रिपीट हो रही है वो हमेशा कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में, जबकि अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में कभी भी लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। और परिमेय संख्या में आएगी वो कैसी आएगी, संख्या कैसी होनी चाहिए, दशमलव वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। संख्या दशमलव वाली होनी चाहिए, और दशमलव में भी कैसी होनी चाहिए, अशांत दशमलव वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। शांत वाली तो परिमेय में आ जाएगी, दशमलव में भी अशांत होनी चाहिए, और अशांत में भी कैसी होनी चाहिए, अनावर्ती वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। जिसकी बार बार आवर्ती नहीं हो वो संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, अपरिमेय। तो एक ही प्रकार की संख्या है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, वो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और बाकी की जो सारी संख्या होगी वो कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि पाई का मान होता है वो क्या होता है, कई बार आप पढ़ते हो पाई का मान कितना होता है, 22/7। लेकिन ध्यान रखना पाई का एग्जैक्ट मान कभी भी कितना नहीं होता है, 22/7 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 22/7 है। 22 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 22 में 7 का भाग देने पर मान आता है आपके पास 3.142857, और वापस यही 14, 28, 57। इस 14, 28, 57 की बार बार क्या होती रहती है, पुनरावृत्ति होती रहती है। ये 6 संख्या है ना, 14, 28, 57। आगे वापस भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 14, 28, 57। तो मुझे बताओ अगर इसका मान ये 14, 28, 57 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाली संख्याओं को हमने किस में रखा था, परिमेय में। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 22/7 है वो एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि पाई होता है उसका मान, बहुत संख्याओं तक इसका मान ज्ञात किया गया, लेकिन कभी भी जो दशमलव के बाद में संख्याएं हैं उनका रिपीट नहीं हुआ और कभी भी संख्या एंड नहीं हुई, ठीक है ना। तो इसका जो वास्तविक मान होता है वो होता है 3.14, 15, 92, 35, 65, इस तरह डैश डैश आगे चलता जाता है। कहीं पे भी इसका मान क्या नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है, ठीक है ना। ये मान हमेशा आगे चलता ही रहेगा। तो जब रिपीट ही नहीं हो रहा है तो इसको हम किस में रखेंगे, पाई का मान रिपीट नहीं हो रहा, और हमने पढ़ा था कि जब मान रिपीट नहीं हो रहा तो उसको किस में रखा जाता है, अपरिमेय संख्याओं में। तो अब देखो एक मान तो है वो क्या है, परिमेय संख्या, जबकि इधर वाला मान है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो दोनों वास्तव में कभी बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं होते हैं। एग्जैक्ट मान देखो 2 अंकों के बाद में जो मान होता है
इसके आधार पर हम ले सकते हैं कि एग्जैक्ट तो बराबर नहीं होता है, लेकिन लगभग होता है वो मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 के बराबर होता है। तो ध्यान रखना हमेशा, कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि पाई होती है वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो पाई हमेशा कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 हमेशा होगी वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 है, 22 पी का मान 22 है और क्यू का मान कितना है 7, नॉन जीरो मान है, तो 22/7 हमारे पास क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, पाई होगा वो अपरिमेय संख्या होगा और 22/7 होगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। आपके वास्तविक संख्याओं को 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संख्याएं और क्या क्या होता है संख्याओं को। आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्याएं, प्राकृत मतलब क्या होता है, हम गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, मतलब प्राकृतिक रूप से हम जो संख्याएं गिनते हैं वो क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है ना, तो इसको हम किससे दर्शाते हैं, ध्यान रखना हमेशा n से दर्शाया जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर, और इसको n से दर्शाया जाता है, और इस संख्या में आएगी वो क्या आएगी 1 2 3 4, और ये लास्ट इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। ठीक है ना, तो ये कैसी संख्याएं कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो संख्या कैसी कहलाएगी, प्राकृत संख्याएं। और इससे दर्शाते हैं वो किससे दर्शाते हैं, हमेशा ध्यान रखना n से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, कई बार सीधा n दे देता है। और फिर हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं के बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब अंक है, अंक के साथ में यहाँ देखो हमने क्या नहीं लिया, 0 नहीं लिया, अगर इसमें हम क्या जोड़ देते हैं 0 साथ में रख देते हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी, आपके पूर्ण संख्या कहलाएगी। W से दर्शाते हैं होल नंबर, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 और लास्ट अनंत तक चलती रहेगी। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो पूर्ण संख्या आप कह सकते हो कि जो संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक जाती है वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है ना, फिर तीसरा आता है आपके पास पूर्णांक या इंटीजर, इसे I और Z से दर्शाया जाता है, ध्यान रखना। पूर्णांक होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना, यहाँ देखो सारी संख्याएं ले रहे हैं वो हम किसकी ले रहे हैं, प्लस की। अब हमारे पास क्या नहीं आया, 1 से लेकर अनंत तक ले लिया, 0 से लेकर अनंत तक ले लिया, अब हमारे पास क्या नहीं आया, नेगेटिव संख्या नहीं आई। तो ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक, माइनस अनंत से लेकर माइनस का 1 0 1 वापस 2 3 प्लस के अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक जो सारी संख्याएं होती है पूर्णांक के रूप में, जो सारी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। इसमें क्या क्या आएगा, नेगेटिव पूर्णांक आएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक लेकर तो क्या हो जाएगा नेगेटिव पूर्णांक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा पॉजिटिव पूर्णांक, और एक हमारे पास पूर्णांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूर्णांक 3 तरह के हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 पूर्णांक। ठीक है ना, तो पूर्णांक ध्यान रखना, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक जो सारी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक, और पूर्णांक होता है वो क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक जो सारी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना संख्याओं का डिवाइडेशन है। ठीक है, किस तरह बांटा गया, ध्यान रखना। संख्याओं को मेन रूप से कितने भागों में बांटा गया, 2, कौन कौन से, एक तो होती है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं मतलब कोई भी संख्याएं जो हम लिख सकते हैं, बोर्ड पर लिख सकते हैं या जिनके दर्शा सकते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। और जिनको हम नहीं दर्शा सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं। और हमने देखा कि जो वास्तविक संख्या है उनको वापस 2 भागों में बांट दिया गया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या हो जाएगा, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सामान्य संख्या जैसे 5 है, 5.3 है, 5.7 है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। और कोई संख्या ऐसी जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्या कैसी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, अपरिमेय में ध्यान रखना कौन कौन सी संख्याएं आएगी। अपरिमेय में एक तो पाई आता है, पाई होता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है ना, और फिर ध्यान रखना √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सारी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय होने के क्या शर्त हो रही है,
2 होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है, किसी भी संख्या भाग नहीं जाता है, 2 के और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या है। रूट के अंदर 3 है, 3 में 2 खुद के 3 के अलावा और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये भी कैसी हो गई, अभाज्य संख्या। 5 भी कैसी होती है, अभाज्य संख्या। किस संख्या का भाग जाता है क्या, 5 में 5 और 1 के अलावा नहीं जाता है, तो अभाज्य संख्या। 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। तो अगर रूट में हम क्या लिख देते हैं, अभाज्य संख्या लिख देते हैं, तो वो हमेशा उसका प्रसार होगा, वो क्या होगा, ए शांत आएगा और कभी भी रिपीट नहीं होगा। और ए शांत अगर रिपीट नहीं होता तो वो संख्या क्या कहलाती है, ए परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिक हो गया कि संख्याएं क्या होती है, कितने तरह के बांटा जा सकता है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 से अनंत तक चलती है वो प्राकृत। पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक, और पूर्णांक होता है वो माइनस की संख्याओं से लेकर प्लस की संख्याओं तक, कोई भी अंक आता है पूरा अंक, वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक हो गया। अब हम एक प्रश्नावली है आपके 10th क्लास में, समांतर श्रेणी, वो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं आज बेसिक पढ़ते। तो ये हमारे पास प्रश्नावली है, वो क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है ना। इसके बारे में देखेंगे बेसिक से क्या होता है समांतर श्रेणी। तो देखो, समांतर नाम से ही पता चल रहा है, समांतर मतलब सम प्लस अंतर, ये होगा इसका विच्छेद, सम प्लस अंतर। और श्रेणी मतलब क्या हो जाएगा, श्रेणी मतलब संख्याओं का ऐसा पैटर्न जिनका अंतर हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, जो श्रेणी होगी वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है ना। अंतर हमेशा होगा, वो क्या होगा, समान होगा। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, अंतर देखो इनके बीच में, 1 और 2 के बीच में अंतर कितने का होता है, 1 का। 2 और 3 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। 3 और 4 के बीच में भी अंतर कितने का, 1 का। 4 और 5 के बीच में भी अंतर कितने का, 1 का। सब जगह अंतर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये जो श्रेणी होगी 1 से लेकर 5 तक, वो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये अंतर छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ ले रहा हूँ मैं 5 11 17 23, ये अब आपको चेक करना पूछ सकता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो जब देखो चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने का है, 6 का। 11 और 17 के बीच में अंतर कितने का है, 6 का। 17 और 23 के बीच में अंतर कितने का, 6 का। सभी जगह अंतर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, 6 6 और 6 आ रहा है। तो ये जो श्रेणी हो जाएगी वो कैसी कहलाएगी, हमारे पास समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब ध्यान रखना, ये अंतर होता है वो कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है ना। कोई धनात्मक संख्या हो सकती है, ये अंतर हो सकता है वो कितना भी अंतर हो सकता है, 0 का भी अंतर हो सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे। और ये अंतर हो सकता है वो कैसा हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अंतर तीनों तरह का हो सकता है। धनात्मक संख्या आ सकती है, पॉइंटों कोई भी मान आ सकता है, 0 आ सकता है और ऋणात्मक आ सकता है। जैसे ये ले रहे 3 3 3 3, आपको पूछ ले कि ये संख्या समान श्रेणी में होगी या नहीं होगी। 3 और 3 के बीच में अंतर कितने का, 0 का। 3 और 3 के बीच में अंतर कितने का, 0 का। इस 3 और 3 के बीच में अंतर कितने का, 0 का। सभी जगह अंतर क्या आ रहा है, समान। हमें अंतर की मतलब है सिर्फ अंतर ध्यान रख रहा है, अंतर समान आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी होगी। अब जैसे कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 5 3 1 -1 -3। अब आपको पूछ लिया कि ये संख्या होगी वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ से देखो 5 से हम किस तरफ आ रहे हैं, 3 की तरफ। बड़े से क्या आ रहे हैं, छोटे की तरफ। तो हम क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। घट रहे मतलब अंतर आ रहा है वो किसका आ रहा है, -2 आ रहा है अंतर। ठीक है। 3 से हम किसकी तरफ आ रहे हैं, 1, तो कितना घटाने पर आएगा, 2 घटाने पर, तो माइनस का कितना आ रहा है अंतर, 2 आ रहा है। 1 से किस तरफ जा रहे हैं, -1 की तरफ। तो 1 से 0 पर आएंगे तो अंतर कितने का होगा, 1 का। और 0 से वापस -1 की तरफ आएंगे, अंतर कितना का हो जाएगा, 1 का। 1 और 1 टोटल अंतर कितने का हो जाएगा, 2 का। तो ये भी अंतर क्या आ रहा है, नेगेटिव। बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या होती है तो अंतर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव आता है। ठीक है। अब यहाँ से अंतर, बड़ी संख्या कौन सी है, -1 बड़ी संख्या है और -3 क्या है, छोटी संख्या। तो इसका भी अंतर होगा, वो कितना होगा, -2। सभी जगह अंतर क्या आ रहा है हमारे पास, समान। और जब अंतर समान आता है तो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी। तो ये भी हमारे पास एक क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है ना। समान श्रेणी होने के लिए अंतर देखो हमारे पास धनात्मक भी हो सकता है, यहाँ धनात्मक आ रहा है। यहाँ अंतर आपके पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहाँ अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो ये जो तीनों होगी वो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक प्रकार का, वो पहले तो ये आपको पूछ सकता है कि संख्या दे सकता है 4 या 5,
और फिर पूछ सकता है कि चेक कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए हमें पहले उनका अंतर चेक करना है। अगर 3-4 संख्याओं के बीच में सभी के अंतर समान आ रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी में होगी। और अंतर समान नहीं आ रहा है तो वो संख्या समांतर श्रेणी में नहीं होगी। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7, 11, 15, 19, 23। एक संख्या मैंने ले ली 3, -1, -5, -9, -13। एक संख्या मैंने ले ली √2, 3√2, 5√2, 7√2। तीनों तरह की संख्या ले रहे। एक संख्या मैंने ले ली जैसे 3/2, 5/2, 7/2, 9/2। ठीक है ना, 3-4 तरह की संख्या ले रहे हैं। हम चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी में होगी या नहीं होगी। यहाँ देखो अंतर चेक करना, आपको समांतर श्रेणी सिर्फ चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ अंतर देख रहे हैं, 7 से कितना आगे बढ़ेंगे तो 4, 11 आएगा 4। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है हमारे पास 4 का। 11 से कितना आगे बढ़ेंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 15 तक पहुँचने के लिए अंतर 4। 15 से 19 तक पहुँचने के लिए अंतर 4। 19 से 23 तक पहुँचने के लिए अंतर कितना 4। सभी जगह अंतर क्या आ रहा है आपके पास समान, और अंतर समान आते ही वो क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज दे रखी हो वो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी की ही होगी। ठीक है ना, ये सीरीज किसकी होगी, समांतर श्रेणी की। अब यहाँ अंतर चेक करते हैं। अंतर चेक करना मतलब क्या है, 3 और -1 के बीच में अंतर चेक करना है। तो इसमें से क्या घटा लेते हैं, ये घटा लेते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाते ही हमारे पास क्या आ जाएगा अंतर। तो हम क्या घटाएंगे, -1 में से क्या घटाएंगे 3, और 3 किसका है, प्लस का। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। इसको और क्या लिख सकते हैं, -1, कोष्टक खोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3। टोटल अंतर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, दो संख्याओं के बीच का अंतर -4। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, -4 आ रहा है। यहाँ अंतर चेक करते हैं, -1 से लेकर -5 के बीच में हम अंतर देखते हैं कि कितना अंतर आना चाहिए। तो देखो किसके बीच में देख रहे हैं, -1 से -5 के बीच में। दूसरी संख्या कौन सी है, -5, और पहली वाली संख्या क्या है, -1। अंतर देखते हैं तो बीच में चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। तो ये चिन्ह लगा दिया माइनस का। तो -5 माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का तो 5 है और प्लस का कितना है 1। तो पीछे माइनस के कितने बचेंगे, टोटल 4। तो यहाँ भी अंतर कितना आ रहा है, -4। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ भी अंतर देखो, -9 में से वापस -5 घटाएंगे, वो माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो -9 और +5 कितना बचेगा, पीछे -4। इसी तरह यहाँ पे भी कितना बचेगा, -4। सभी के बीच में अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -4। समान अंतर आ रहा है तो वो क्या कह रहा है, ये भी सीरीज हमारे पास होगी, वो किसकी होगी, समांतर श्रेणी की होगी। ठीक है, अब ये संख्याएं चेक करते हैं कि ये संख्या समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो ये संख्याएं देखो, दूसरी संख्या क्या है 3√2 और पहली संख्या क्या है √2। तो मैंने घटाया 3√2 में से √2 घटाया। यहाँ √2 कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ √2 कितनी बार है, 1 बार। 3 बार में से √2 1 बार घटेगा तो √2 कितनी बार बचेगा, 2 बार। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसका मान किसके बराबर आएगा, √2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है। इन दोनों के बीच में अंतर चेक करते हैं। 5√2 में से क्या घटाते हैं, 3√2। यहाँ √2 कितनी बार है, 5 बार, और यहाँ √2 है वो कितनी बार है, 3 बार। तो इन दोनों का बीच में अंतर आएगा, वो 5 बार में से 3 बार घटाएंगे तो पीछे कितनी बार बचेगा, 2 बार। और दोनों जगह क्या आ रहा है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी कितना है, √2। तो इन दोनों का अंतर भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये भी आपके पास एक क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है ना, 5√2, यहाँ 7√2 है, 7√2 में से घटाएंगे तो भी अंतर कितना आएगा, 2√2 का। यहाँ अंतर हमारे पास कितना आया था, 2√2 का, और यहाँ भी अंतर कितना आया था, 2√2 का। तीनों जगह अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये हमारे पास श्रेणी हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी, समांतर श्रेणी की। अब इनको चेक करते हैं बट्टा वाली संख्याओं को। 3/2, 5/2, 7/2 और 9/2। दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं। तो ये मैंने घटा दिया, 5/2 में से 3/2। दोनों की संख्या बट्टा में बराबर संख्या दे रखी है, ले से सीधे कितना आ जाएगा, 2,
ऊपर सीधा लिख दो 5-3, तो 5-3 कितना हो जाएगा 2 कितना आएगा 1। यहाँ मतलब हमारे पास अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है 1 का। अब इन दो के बीच में अंतर चेक करते हैं कि 7/2 में से अगर हम 5/2 घटाएं कितना आएगा मान। देखो बट्टा में संख्या दोनों जगह 2 दे रखी है, तो जो में से पे आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ सीधे लिख दो ऊपर, जब बराबर संख्या आती है सीधा ऊपर लिख सकते हैं। तो 7 - 5 कितना हो जाएगा 2, और 2 में किसका भाग देंगे 2 का, तो मान कितना आएगा 1। इनके बीच में भी अंतर कितना आ रहा है 1। और यहाँ भी देखो 9/2, इसमें 7/2 घटाएंगे, बट्टा में से पे वही कितना आएगा 2 आएगा, और 9 में से 7 जाएगा कितना आएगा 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। जब इनका हमेशा ध्यान रखना, अगर बट्टा में संख्याएं क्या दे रखी है समान, तो वो संख्या ही होती है, वो क्या होती है उसका लेसे पे होती है। और ऊपर वाली संख्याओं को सीधा लिख देना आपको, यहाँ 5 - 3 लिख दिया, यहाँ 7 - 5 लिख दिया, अगली वाली में 9 - 7 लिख देंगे, तो बट्टा में 2 रहेगा, 2/2 हमारे पास मान कितना आ जाएगा 1। सभी जगह अंतर कितने का आ रहा है 1 का, तो ये भी सीरीज हो जाएगी, वो हमारे पास किसकी होगी समांतर श्रेणी की होगी। ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि जब अंतर हमेशा क्या होता है, अगर समान होता है सभी पदों का, तो वो श्रेणी कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी समान श्रेणी कहलाएगी। ये अंतर प्लस का भी हो सकता है, ये अंतर माइनस का भी हो सकता है, ये अंतर पॉइंटों में भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी मान हो सकता है, 0.5 हो सकता है। जैसे एक संख्या और लेके देखते हैं, जैसे ये ले ली मैंने संख्याएँ 1.5, 1.9, 2.3, 2.7, इनके बीच में अंतर चेक करते हैं। 1.9 में से क्या घटाते हैं 1.5, तो कितना आएगा मान 0.4 आएगा। 1 में से 1 चला जाएगा, 0.9 में से 0.5 जाएगा, कितना आएगा 0.4। यहाँ से घटाएं कितना आएगा 2.3 में से क्या घटा रहे हैं 1.9, इसको हल करेंगे, यहाँ से 1 लेंगे तो कितना होगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4, और 1 में से 1 पीछे बचेगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 0.4। यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है 0.4 का, यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है 0.4 का, यहाँ भी अंतर कितने का आएगा 0.4 का। दशमलव में अंतर जरूर आ रहा है, लेकिन सारा अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है समान आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास चेक कर सकते हैं कि कोई भी संख्या दे रखी हो समान श्रेणी में है या नहीं। इसके लिए आपको संख्याओं का अंतर निकालना है, वो अंतर चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, लेकिन मान हमेशा क्या रहना चाहिए अंतर समान रहना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये हम इस तरह आप क्या कर सकते हैं समांतर श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप बता देना, और ध्यान रखना ये आगे हम कल आगे स्टार्ट करेंगे इसके आगे कि इन जो समांतर श्रेणी होती है उसका पद कैसे ज्ञात करते हैं, इनका योग कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी पद पूछ सकता है उसका पद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना।